हाँ जी, तो क्या हाल दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की मूवी में हम देखने वाले हैं जब एक लड़की को एलियंस के पास भेजा जाता है, फिर वहां पर क्या होता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि छोटी एली को हमेशा खगोल विज्ञान और रेडियो सिग्नल्स में बहुत दिलचस्पी रहती थी। वो रेडियो के पास घंटों बैठकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से संपर्क करती रहती थी, बस मजे के लिए, और अपनी सारी कॉल्स का एक नक्शे पर रिकॉर्ड रखती थी। उसके पिताजी हमेशा उसका साथ देते थे और अक्सर वे दोनों साथ में टेलीस्कोप से अंतरिक्ष को देखा करते थे। एली का सपना था कि एक दिन वो एलियंस से संपर्क कर सके। कभी कभी वो सोचती थी कि क्या वो रेडियो के जरिए अपनी मरी हुई माँ से भी बात कर पाएगी। सालों बाद एली एक डॉक्टर बन गई है और वह पुएर्टो रिको के अरेसिबो ऑब्जर्वेटोरी में सेटी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के लिए काम करती है। बचपन की तरह ही वो घंटों रेडियो पर बैठी रहती है एलियंस के भेजे सिग्नल्स ढूंढने के लिए, ताकि ये साबित कर सके कि वे असली हैं। उसका अंधा सहकर्मी केंट उसका बहुत सम्मान करता है, क्योंकि आजकल कोई भी बैठकर सिर्फ सुनता नहीं है। एली एक नया नक्शा बनाना शुरू करती है जिसमें वह आकाशगंगा के उन स्थानों को चिन्हित करती है जिन्हें वह पहले ही चेक कर चुकी है। एक दिन जब वो रेस्तरां में दोपहर का खाना खा रही होती है तो पाल्मर नाम का एक आदमी उससे पूछता है कि वे ऑब्जर्वेटरी में किस पर काम कर रहे हैं। वो एक किताब लिख रहा है कि टेक्नोलॉजी का थर्ड वर्ल्ड देशों पर क्या असर है। पाल्मर उसके लिए एक छोटा सा कंपास गिफ्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एली उसे लौटा देती है। पाल्मर थोड़ा फ्लर्टी होता है और वे दोनों मंगलवार को मिलने का प्लान बनाते हैं। जल्द ही राष्ट्रपति के साइंस सलाहकार डेविड उनके रिसर्च को चेक करने आते हैं, लेकिन साफ लगता है कि उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। मंगलवार रात पार्टी होती है और डेविड बार बार ये समझाते हैं कि साइंस प्रोजेक्ट्स को फंडिंग के लिए प्रॉफिट कमाना चाहिए, क्योंकि यह पब्लिक के टैक्स का पैसा है। एली उसे समझाने की कोशिश करती है कि साइंटिफिक रिसर्च क्यों जरूरी है। पाल्मर उसकी तरफ से बोलता है, पर डेविड उसे फादर कहकर बुलाता है। एली का मूड खराब हो जाता है और वो पाल्मर से पूछती है कि क्या वह एक पादरी है। पाल्मर इनकार करता है और बताता है कि उसने डिविनिटी में मास्टर्स किया है और अब वह थर्ड वर्ल्ड चर्चों के सपोर्ट से मानवता के लिए काम करता है। एली थोड़ी शक करती है, लेकिन फिर भी वो पाल्मर के साथ बाहर जाती है और वे तारे देखते हैं। एली उसे वो सारी बातें बताती है जो उसे पता है। वो पाल्मर को बताती है कि कैसे उसके पिता ने उसे खगोल शास्त्री बनने के लिए प्रेरित किया। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एक साथ रात बिताते हैं। इसके बाद वे भगवान और विज्ञान पर एक दार्शनिक चर्चा करते हैं। पाल्मर सच में भगवान पर विश्वास करता है, लेकिन एली को लगता है कि हर चीज का एक वैज्ञानिक कारण होता है। पाल्मर एली से उसके बचपन के बारे में पूछता है तो वह बताती है कि उसकी माँ का निधन उसके जन्म के समय ही हो गया था और उसके पिता का निधन तब हुआ जब वह सिर्फ 9 साल की थी। एली असहज महसूस करती है और काम पर जाने की बात कहकर उठ जाती है, लेकिन पाल्मर को अपना फोन नंबर छोड़ने के लिए कहती है। घर लौटते समय एली को अपने पिता के निधन का दिन याद आता है। उस रात उसने एक आवाज सुनी और नीचे गई तो देखा कि उसके पिता गिर गए थे। उसे दवाई लेने के लिए ऊपर वाले बाथरूम जाना पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंतिम संस्कार के दौरान एक पादरी ने उसे बताया कि ये भगवान की मर्जी थी, लेकिन एली को यकीन नहीं आया। उसे लगा कि अगर उसने नीचे वाले बाथरूम में दवाई रखी होती तो वह अपने पिता को बचा सकती थी। इसके बाद उसने बाकी लोगों की बातों को अनसुना कर दिया और अपने पिता से संपर्क करने की कोशिश में अपने रेडियो की तरफ भागी। वर्तमान में केंट एली को बताता है कि डेविड ने उनके प्रोजेक्ट को बंद कर दिया है। गुस्से में एली डेविड पर चिल्लाती है, जो कहता है कि वह उसका समय बचा रहा है ताकि वो अपनी करियर बर्बाद न करे। एली घर लौटती है और पाल्मर का नंबर और कंपास पाती है, लेकिन वो केंट को कॉल करती है और कहती है कि वह फंडिंग के लिए निवेशक ढूंढेगी ताकि वे न्यू मैक्सिको में अपना रिसर्च जारी रख सकें। जब वह शिफ्ट होती है तो पाल्मर का नंबर वहीं छोड़ देती है। 13 महीने बाद कई असफल बैठकों के बाद एली हैडन इंडस्ट्रीज पहुंचती है अपनी फंडिंग की गुहार लगाने, लेकिन वहां की बोर्ड उसके विचारों को साइंस फिक्शन कहकर मना कर देती है। गुस्से में एली कहती है कि हर वैज्ञानिक खोज कभी न कभी साइंस फिक्शन ही थी। तभी बोर्ड को CEO हैडन का फोन आता है, जो उनके प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए तैयार हो जाता है। 4 साल बाद एली न्यू मैक्सिको में बड़े बड़े सैटेलाइट डिशेस के साथ काम कर रही होती है। एक दोपहर केंट बुरी खबर लेकर आता है। कहता है कि वैज्ञानिक समुदाय उनके प्रोजेक्ट पर परिणाम देने के लिए दबाव डाल रही है। हैडन उनके प्रोजेक्ट को सालों तक फंड कर सकता है, लेकिन सैटेलाइट सरकार की हैं और वे उन्हें ज्यादा फायदेमंद प्रोजेक्ट्स को देना चाहते हैं। उन्होंने फैसला किया है कि 3 महीने में यह प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। एली लड़ना चाहती है, लेकिन केंट को लगता है कि अब हार मानने का समय आ गया है। इस बीच पाल्मर ने अपनी किताब प्रकाशित की है और वह व्हाइट हाउस में एक आध्यात्मिक सलाहकार बन गया है। वो टीवी पर आता है और कहता है कि वह टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है,
लेकिन उसे लगता है कि लोग कंप्यूटरों में इतने उलझ गए हैं कि वे जीवन में असली अर्थ को ढूंढना भूल गए हैं। दिन गुजरते हैं और एली सुनना बंद नहीं करती। एक शाम उसे एक धड़कती हुई आवाज सुनाई देती है। बहुत उत्साहित होकर वह तुरंत अपनी टीम को कॉल करती है और उन्हें निर्देश देती है कि वह संकेतों के निर्देशांक पता करें, और वह खुद ऑब्जर्वेटरी लौटने लगती है। टीम भी उत्साहित हो जाती है और जितने भी उपकरण हो सकते हैं जोड़ने लगती है ताकि वे सैटेलाइट्स को सही दिशा में मोड़ सकें और सिग्नल को अच्छे से पकड़ सकें। वे साथ मिलकर सब ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग करते हैं और खुश होकर पुष्टि करते हैं कि यह सिग्नल बाहरी अंतरिक्ष से आ रहा है। यह संकेत स्टार वेगा से आता प्रतीत होता है, जो 26 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब है कि यह संकेत 20 सालों से भी ज्यादा समय से यात्रा कर रहा है। अचानक सिग्नल रुक जाता है और एली लगभग हार मानने वाली होती है, लेकिन सौभाग्य से वह फिर से शुरू हो जाता है। एली महसूस करती है कि यह सिग्नल प्राइम नंबर का पैटर्न है, जिसका मतलब है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है और किसी ने खास तौर पर इसे भेजा है। टीम एक साथ चर्चा करती है कि अब क्या करना चाहिए और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सभी को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। अगले दिन वहां पत्रकारों और नेशनल सिक्योरिटी के सलाहकारों की भीड़ लग जाती है। टीम समझाती है कि बाकी स्टेशनों ने भी इस खोज की पुष्टि की है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नेता किट्स खुश नहीं होते कि टीम ने इसे दुनिया से साझा किया। कम से कम इस बार डेविड उसका बचाव करता है, ये समझाते हुए कि अन्य स्टेशनों की मदद के बिना वे सिग्नल खो देते। इस बीच केंट सिग्नल का एनालिसिस करता रहा और उसे पता चलता है कि इसमें एक पैटर्न है। वो सारे एक्स्ट्रा फ्रेम्स जो ओलंपिक्स वीडियो से नहीं जुड़े थे एक साथ रखते हैं और पाते हैं कि वो एक बड़े डाटा में बदल जाते हैं। जल्द ही एली एक प्रेजेंटेशन तैयार करती है और डेविड घोषणा करता है कि अब ये डिक्रिप्शन का काम सरकार करेगी, जिससे एली को गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये उसका निजी काम था। व्हाइट हाउस की अधिकारी रचेल एली को जांच का कंट्रोल रखने देती है, लेकिन शर्त यह है कि कोई भी प्रगति पहले सरकार के साथ साझा करनी होगी, उससे पहले पब्लिक में कुछ नहीं कह सकती। जल्द ही पूरी दुनिया में मीडिया इस खोज के बारे में बात करने लगती है। इस बीच न्यू नाजी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आते हैं और धार्मिक जगहों पर लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी चिंता में है कि कहीं ये खुदकुशी की घटनाएं ज्यादा न बढ़ जाएं, क्योंकि कुछ धार्मिक समूह तो पहले ही ऐसा करने लगे हैं। जैसे ही टीवी पर हर कोई विज्ञान बनाम धर्म की बहस में उलझ जाता है, हजारों लोग न्यू मैक्सिको की फैसिलिटी के बाहर जमा हो जाते हैं। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग विरोध भी कर रहे हैं। एली हैरान होती है जब उसे पता चलता है कि एक शैडी ऑर्गेनाइजेशन यूएफओ अपहरण बीमा बेच रहा है। भले ही ज्यादातर लोग मजे कर रहे हों, लेकिन एली को एक धार्मिक कट्टरपंथी जोसेफ की चिंता है जो नफरत फैला रहा है। खोज के 3 हफ्ते बाद एली के पास एक अज्ञात व्यक्ति का ईमेल आता है जिसमें लिखा होता है, मुझे अपने लीडर के पास ले चलो। एली जवाब देती है, तुम कौन हो? कुछ ही पलों में जवाब आता है, मेरे पास एक राज है, और वो एलियन संदेश का एक हिस्सा दिखाता है। एली को लगता है कि शायद कोई हैकर है। तभी उसे एक फोन कॉल और फैक्स आता है जिसमें एक खास अपॉइंटमेंट के बारे में बताया जाता है। कुछ देर बाद एक हेलीकॉप्टर एली को एयरपोर्ट ले जाता है और वो एक प्राइवेट प्लेन में बैठती है, जहां उसकी मुलाकात हेडन से होती है, जिसने उसकी रिसर्च को फंड किया था और वही ईमेल भेज रहा था। हेडन उसी प्लेन में रहता है और एली को अपनी सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट मानता है। हेडन उसे एली की जिंदगी और उसकी उपलब्धियों का एक वीडियो दिखाता है और बताता है कि वो भी कभी एक इंजीनियर था, इसलिए वो भी सरकार और धर्म को विज्ञान के रास्ते में रोड़ा बनते देखना पसंद नहीं करता। फिर हेडन उसे बताता है कि उसने उस डाटा को डिकोड कर लिया है और स्क्रीन पर दिखाता है कि इसे 3 डायमेंशंस में समझना होगा। अगले दिन एली इस खोज को सरकार के सामने पेश करती है, ये बताते हुए कि उस डाटा में एक मशीन का ब्लूप्रिंट है, लेकिन चूंकि ये पता नहीं है कि मशीन किस काम की है, सब लोग बहस करने लगते हैं कि इसे बनाना चाहिए या नहीं, क्योंकि यह खतरनाक भी हो सकती है। भगवान का मुद्दा बार बार सामने आता है और एली हैरान रह जाती है जब पामर आकर कहता है कि उन्हें एक मध्य रास्ता निकालना चाहिए। बहस के बीच में राष्ट्रपति आते हैं और सबकी बात सुनते हैं। उस रात इस प्रगति को मनाने के लिए एक पार्टी होती है, लेकिन बाहर प्रदर्शनकारी इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें जोसेफ भी होता है। वे साइंटिस्ट से कहते हैं कि असली काम करो और टैक्स के पैसे बर्बाद मत करो। एली पामर से मिलती है और दोनों के बीच एक और फिलोसॉफिकल बहस होती है। पामर उससे कहता है कि उसे प्यार करने का सबूत देना चाहिए और एली कुछ कह नहीं पाती। तभी उन्हें एक बड़ी खबर मिलती है कि मशीन असल में एक 1 पर्सन स्पेसक्राफ्ट है। एक इमरजेंसी मीटिंग होती है और फैसला लिया जाता है कि मशीन बनाई जाएगी। राष्ट्रपति दूसरे देशों से संपर्क करेंगे ताकि रिस्क और खर्च को बांटा जा सके। एक चयन समिति बनाई जाती है जिसमें पामर भी है। वे उम्मीदवारों का इंटरव्यू करेंगे ताकि यह तय हो सके कि कौन उस मशीन में सफर करेगा। एली को बड़ा झटका तब लगता है जब डेविड अपना साइंस एडवाइजर का पद छोड़ देता है ताकि वो भी कैंडिडेट बन सके।
मीडिया इस प्रोजेक्ट की लागत और इसके सही उम्मीदवार पर बहस करने लगती है। टॉप 10 उम्मीदवारों में से 1/3 अमेरिकी हैं और जापान ने किसी को नॉमिनेट नहीं किया है क्योंकि उन्होंने सिस्टम्स इंटीग्रेशन सब कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। एली टीवी पर आती है और कहती है कि यात्री को संदेश की भाषा समझनी चाहिए और उसे नहीं लगता कि एलियंस ने ऐसा कुछ भेजा होगा जो काम नहीं करेगा। इससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब टॉप एस्ट्रोनॉट अपने डर के कारण अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेता है। बाद में एली पामर से मिलती है और उसे बताती है कि समय का अंतराल ऐसा होगा कि जहाज में यात्रा करने वाले व्यक्ति के लिए ये केवल 4 साल होंगे, लेकिन धरती पर 50 साल बीत जाएंगे। कैंडिडेट इंटरव्यू के दिन एली बहुत अच्छा करती है, लेकिन पामर उससे नास्तिकता के बारे में पूछता है, जिससे उसकी छवि खराब हो जाती है। अंत में डेविड को चुना जाता है। उसी शाम पामर एली से मिलने आता है और कहता है कि वह ऐसे किसी को नहीं चुन सकता जो दुनिया के ज्यादातर हिस्से को भ्रमित मानता हो। एली रोते हुए उसे कंपास लौटा देती है और उसे बाहर जाने के लिए कहती है। मशीन कैनेडी स्पेस सेंटर में बनाई जाती है और वहां भीड़ जुटने लगती है। लॉन्च के दिन एली वहां जाती है और डेविड उससे कहता है कि काश उसका आदर्शवाद ही काफी होता, लेकिन दुनिया मुनाफे के सिद्धांत पर चलती है। एली कंट्रोल रूम में बैठकर देखती है कि स्पेस क्राफ्ट एक्टिवेट हो रहा है और उसके चारों ओर रिंग्स घूम रही हैं, जैसे कोई एक्सेलरेटर हो। तभी एली स्क्रीन पर देखती है कि जोसेफ एक वर्कर की वेशभूषा में जहाज के पास पहुंच गया है। वो तुरंत चेतावनी देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जोसेफ एक बम एक्टिवेट कर देता है और एक बड़ा धमाका होता है। टावर गिर जाता है, भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है, जहाज बर्बाद हो जाता है और कई वर्कर्स, जिसमें डेविड भी था, मारे जाते हैं। कुछ मलबा उड़ता है, लेकिन जहाज के क्षेत्र से बाहर कोई घायल नहीं होता। कुछ समय बाद अधिकारियों ने मारे गए लोगों का उचित अंतिम संस्कार किया। फिर एली घर लौटती है और पाती है कि उसके कमरे में कुछ मशीनें रखी हैं। वो एक बटन दबाती है और एक वीडियो कॉल शुरू होती है जिसमें हेडन मीर स्पेस स्टेशन में दिखता है। वो वहां इसलिए रह रहा है क्योंकि उसे कैंसर है और वो अपनी आखिरी दिन अंतरिक्ष में बिताना चाहता है। हेडन कैमरे को होक्काइडो द्वीप पर फोकस करता है और एली को एक दूसरी मशीन दिखाता है जिसे जापान में बनाया गया है। वो कंपनी जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था हेडन की सहायक कंपनी थी और उन्होंने ये सब गुप्त तरीके से किया था। एली तुरंत हेडन के प्राइवेट प्लेन से जापान जाती है और एक बड़ी टीम से मिलती है जो उस मशीन के पास थी। वो लोग एली को उस यात्रा के बारे में सब कुछ सिखाते हैं और सेफ्टी के लिए जरूरी सावधानियों के बारे में बताते हैं, जिसमें एक जहर का कंटेनर भी शामिल है। ये जहर कई सालों से एस्ट्रोनॉट्स को दिया जाता है ताकि अगर कभी स्पेस में जहाज फेल हो जाए और वो फंस जाएं तो वो खुद को खत्म कर सकें। शाम को पामर एली से मिलने आता है और उसे कंपास वापस देता है, ये कबूल करते हुए कि उसने सच में उसके लिए वोट नहीं किया था क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता था। जल्द ही मीडिया में खबर फैल जाती है कि एक दूसरी मशीन भी है, लेकिन किसी भी रिपोर्टर को साइट पर जाने की इजाजत नहीं है। लॉन्च के दिन जब एली सारे रिंग्स को घूमते हुए देखती है तो उसे थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ती है। टेक्नीशियन उसके सूट से सभी कनेक्शंस जोड़ते हैं और उसके सिर पर एक कैमरा लगा देते हैं ताकि पूरी यात्रा रिकॉर्ड हो सके। पामर अपने संपर्कों का उपयोग करके केंट को अंदर लाता है ताकि वो एली को टेक ऑफ से पहले गुड लक का मैसेज दे सके। जहाज हिलने लगता है जो सामान्य है, लेकिन एली एक अजीब रोशनी देखती है। वो इसे टीम के लिए रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है, लेकिन फुटेज में सिर्फ स्टैटिक दिखता है। वो सोचती है कि ये शायद कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और हैरान रह जाती है जब उसे जहाज पारदर्शी होते दिखता है। काउंटडाउन शुरू हो जाता है और टीम चिंतित हो जाती है, खासकर जब जहाज चमकने लगता है और कंप्यूटर पर सारे नंबर ऑफ लिमिट हो जाते हैं। वो मिशन को रोकने का सोचते हैं, लेकिन तभी केंट स्टैटिक के बीच एली की आवाज सुनता है जो कहती है कि सब ठीक है। समुद्र में तेज लहरें उठने लगती हैं और जहाज को हिलाने लगती हैं। तभी आखिरकार स्पेस क्राफ्ट उड़ान भरता है। एली उन रोशनी से हैरान हो जाती है जो उसे घेर लेती हैं, जो जल्द ही खूबसूरत सितारों में बदल जाती हैं। फिर यह दृश्य एक सुरंग में बदल जाता है और एली सोचती है कि यह शायद एक वर्महोल है। वो कैमरे के लिए पूरे अनुभव का वर्णन करती है, हालांकि अब वो ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क नहीं कर सकती। जब वो एक अजीब रेडिएशन से गुजरती है तो जहाज रुक जाता है और एली वेगा को देखती है। चारों ओर देखने पर उसे पास में एक अजीब सा यंत्र दिखता है। तभी जहाज अचानक फिर से उड़ान भर लेता है। अब एली कई वर्महोल से गुजरती है, जिससे उसका चेहरा भी अजीब असर में आने लगता है। आखिरकार जहाज एक और तारे के सिस्टम पर रुकता है और एली एक ग्रह पर एक शहर देखती है। अभी वो और कुछ देख पाती, इससे पहले ही जहाज एक ज्यादा हिंसक वर्महोल में प्रवेश कर जाता है और उसका कंपास तैरने लगता है। एली उसे पकड़ने के लिए अपनी कुर्सी छोड़ देती है। उसी समय उसकी कुर्सी टूटकर छत से टकराती है और रोशनी बंद हो जाती है। एली अपनी टॉर्च जलाती है और एक खगोलीय घटना देखती है जिसे वो पहचान नहीं पाती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी नजरें उस अद्भुत दृश्य पर टिक जाती हैं और वो कहती है कि
कि यहाँ एक कवि को भेजना चाहिए था। अचानक वो खुद को एक बीच पर पाती है जो भी बेहद खूबसूरत है और एकदम वैसा दिखता है जैसा उसने बचपन में एक ड्राइंग में बनाया था। जैसे ही वो इधर उधर हाथ घुमाती है, उसे महसूस होता है कि उसकी उंगलियां किसी ऊर्जा या भ्रम से टकरा रही हैं। तभी एक आकृति उसकी ओर भागती है और एली हैरान रह जाती है जब उसे लगता है कि वो उसके पिता हैं। लेकिन जब वो उन्हें गले लगाती है तो उसे समझ आता है कि ये उसके पिता नहीं है, वो एक एलियन है जिसने एली से संवाद करने के लिए उसके पिता का रूप लिया है। वो एलियन उसे बताता है कि ब्रह्मांड में और भी कई एलियन नस्लें हैं और इंसानों ने पहली बार ब्रह्मांड से संपर्क किया था अपने रेडियो ट्रांसमिशंस के जरिए। जिस ट्रैवल सिस्टम का एली ने इस्तेमाल किया उसे उसके लोगों ने नहीं बनाया था, बल्कि किसी अज्ञात शक्ति ने। एलियंस ने इंसानों को देखा और माना कि वे योग्य हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें ये ब्लूप्रिंट भेजा ताकि इंसान ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों से जुड़ सकें। वो एली से विदा लेता है और एली एक खूबसूरत उल्कापिंडों की बारिश को देखती है। अचानक एक तेज रोशनी चमकती है और एली खुद को वापस जहाज में पाती है जो जापानी समुद्र में उतर रहा होता है। टीम घबरा जाती है और एली से संपर्क करती है, कहती है कि कोई खराबी हुई थी और जहाज कभी गया ही नहीं। एली को बचा लिया जाता है और वो अपने अनुभव के बारे में बताती है, लेकिन कैमरे ने सिर्फ स्टैटिक रिकॉर्ड किया था। एली कसम खाती है कि ये सब सच है, लेकिन किट्स उसे एक रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें जहाज कुछ ही सेकंड में गिरते हुए नजर आता है। अगले दिन राष्ट्रपति एक भाषण देते हैं और इसे एक छोटी सी गलती बताते हैं, लेकिन जल्द ही दूसरे देशों में कानूनी विवाद शुरू हो जाते हैं। मीडिया में आलोचना और साजिश की थ्योरीज भर जाती हैं, खासकर जब किट्स अपने एडवाइजर पद से इस्तीफा दे देता है। इसके बाद किट्स के नेतृत्व में एक कांग्रेसनल कमेटी एली से पूछताछ करती है। एली बताती है कि वर्महोल के कारण ये हुआ होगा और टाइम डिलेशन के कारण अंतरिक्ष में 18 घंटे धरती के 1 सेकंड के बराबर हो सकते हैं। किट्स तुरंत उसे टोकता है और कहता है कि वर्महोल तो सिर्फ एक थ्योरी है। फिर एक बड़ा खुलासा करता है कि हेडन की मौत हो चुकी है और माना जा रहा है कि ये सब एक धोखा था जिसे उसने रचा था। एली रोती है और लोगों से उसकी कहानी पर यकीन करने की भीख मांगती है। खुद को चौंकाते हुए वो कहती है कि उन्हें उस पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है। उसकी सच्चाई, विनम्रता और उम्मीद की बात पामर को प्रेरित करती है, लेकिन कमेटी उसकी कहानी को भी एक झूठ मानती है। बाहर जाते समय पामर उसके साथ कैमरों और भीड़ के सामने खड़ा होता है और पूरी दुनिया से कहता है कि वो एली पर यकीन करता है। इसी बीच रचेल किट्स को एक गुप्त बात बताती है कि एली के कैमरे ने 18 घंटों का स्टैटिक रिकॉर्ड किया था। 18 महीने बाद एली एक नए बेस पर काम कर रही होती है जिसमें और भी रडार हैं, क्योंकि अब सेटी को अपनी रिसर्च के लिए पूरा फंड मिल रहा है। स्कूल के बच्चे बेस पर घूमने आते हैं और एली उन्हें सिखाती है कि असल जवाब खुद खोजना जरूरी है। और इसी के साथ ये बेहतरीन कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि फिर मिले ऐसी ही किसी बेहतरीन कहानी के साथ। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।